गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग कह दें चाहे गुड इवनिंग कर दें। लाइव नहीं आ रहा हूँ आज, वीडियो रिकॉर्ड करके अभी तुमको अपलोड करके दे रहा हूँ। लाइव आवर ख़त्म हो गए यार, लाइव आवर्स क्रेडिट कराने पड़ते हैं ना हमको। हाँ, हर 500 घंटे का 3000 रुपये पे करना पड़ता है। अब वही पेमेंट कर रहा था, वो हो नहीं पाया, तो हमको जो है चलो एग्जाम्पल 9 से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल में कुछ प्रीमियम रेंज के सवाल है, पहले उनको समझते हैं, देखते हैं ये क्या है, और इसके बाद आराम से, बहुत आसान सा टॉपिक है। मैंने वैसे भी 2 दिन दिए थे, कल शुरुआत की थी, आज ख़त्म कर लेंगे, कल नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, है ना। आज ख़त्म हो जाएगा आराम से, 3-4-5 सवाल बता रहा हूँ। सैंड इज पावरिंग फ्रॉम ए पाइप एट ए रेट ऑफ 12 क्यूबिक सेंटीमीटर। NCERT का 18 नंबर एक क्वेश्चन है। एक पाइप है, उस पाइप से सैंड गिर रहा है, जमीन पर सैंड गिर गिर करके एक कोन बना रहा है। बहुत ज़बरदस्त सा क्वेश्चन है। पाइप से सैंड गिर के जमीन पर एक कोन बन रहा है। द फॉलिंग सैंड फॉर्म ए कोन ऑन द ग्राउंड सच वे द हाइट ऑफ कोन ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ बेस। इस कोन की हाइट हमेशा बेस की रेडियस की 1/6 रहती है, ऐसा क्वेश्चन में बताया, इन्फॉर्मेशन है। इस कोन की हाइट हमेशा बेस की रेडियस की 1/6 रहती, बालू गिर रही है। अब बालू गिरने का रेट बताया जा रहा है, तो रेट में देखिए यूनिट देख करके ही तुरंत अंदाज़ा लगा दें, 12 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। 15-20 मिनट का वीडियो आपका बनेगा, बहुत आसानी से समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं आनी। यहाँ सुनो, हाउ फास्ट हाइट ऑफ द कोन, कोन की हाइट किस रेट से इंक्रीज कर रही है, मतलब मुझसे मांगा गया है। देखिए अब कल से आज अंदाज़ा बड़ा होगा, हमें हाइट के बढ़ने का रेट मांगा गया है ना। dH/dt की क्या वैल्यू होगी बताना है, जबकि हाइट 4 है। जब हाइट कितनी है, 4 है। तो सुनो, देखिए ये वॉल्यूम का मामला है, यही पाइप से गिर गिर के वॉल्यूम कोन बना रहा है, तो कोन का वॉल्यूम कितना होगा बाबू लोग। देखिए एक बहुत छोटा सा प्रिंसिपल बताऊँगा, उसी से सारी समस्याओं का हल निकल आएगा। देखो मुझे हाइट का फंक्शन बनाना है, तो इसकी रेडियस को हाइट के रिस्पेक्ट में गायब कर दें, तो r = 6h हो जाएगा। दिस इज 1/3, दिस इज पाई, r की जगह पर 6h कर दूं तो 36h² और एक h और मिलके h³। उम्मीद करता हूं यहाँ तक मामला क्लियर होगा। 12πh³। अब ये फंक्शन सिंगल वेरिएबल में आ चुका है, आंख बंद करके इस कंसेप्ट को अंजाम तक पहुँचा दीजिए। 12πh³, यही है ना। तो इसको v के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें, तो दिस इज़ द dv/dt। 12π एज ए कांस्टेंट, h³ का डिफ्रेंशिएशन 3h² एंड शायद dH/dt ही हमें निकालना था। h हमें दिया हुआ है 4 और dv/dt की वैल्यू दे रखी है 12। तो 12 = 12π × 3 × h² dH/dt। 12 को 12 से खा लें क्या। व्हाट इज़ द dH/dt बाबू लोग, 1/48π सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर, देखिए यहाँ बहुत आसानी से इन सवालों को लगा लेंगे, बिना पैनिक के लगा लेंगे, बस ट्रैक के कॉन्सेप्ट चाहिए आपको। हटा दें इसे। अगला सवाल एग्जाम्पल 9 से निकल करके एग्जाम्पल 12। ये 4-5 सवाल मैं बता रहा हूँ, जो दिख दर्द होगा वो सब इसी में मिट जाएगा, एक्सरसाइज घास में मिला देंगे आप। अगला सवाल, बढ़िया सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। अगेन ये बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, और आगे आने वाले टॉपिक इससे भी कहीं ज़्यादा आसान है। बोलता है 5 मीटर लॉन्ग लेडर। अरे भैया, जब आप सीढ़ी को दीवार में लगाते हैं ऐसे तो लगाते हैं, दीवार में ऐसे टिका देते हैं। ये कितनी लंबी है हमेशा, 5 मीटर। पांडे जी, द बॉटम ऑफ लेडर पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। इसका पैर पकड़ के दूर खींचा जा रहा है, तो इस डिस्टेंस को x मान लें, इस डिस्टेंस को y मान लें, वर्टिकल है, और इधर खींचा जा रहा है, मतलब ये x ही तो बढ़ेगी, तो ये dx/dt है। dx/, ध्यान से सुनिएगा, इसका पैर पकड़ के सीढ़ी का इधर को खींचे तो इसमें गिराएगी नीचे को, वही कुछ वही करेगा, और कुछ पूछने का कारण भी नहीं है ना। अवे फ्रॉम द वॉल एट ए रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर
पर सेकेंड, हाउ फास्ट हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, लिखा है ना, द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, ये 4 मीटर है, ये कितना है, तुमको पता है अगर ये 4 होगा तो इसको 3 होना चाहिए, तभी तो ये 5 होगा। तो कह रहा है अगर इसको 2 मीटर पर सेकंड से इधर घर्राया जा रहा है तो ये दीवार में लगे लगे किस रेट से नीचे घर्राएगी, नीचे को जाएगी, मतलब माइनस में आना चाहिए। तो यहाँ पाइथागोरस की थ्योरम काम करती है बहुत सुंदर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू, क्योंकि यही वो वैल्यू है जो वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, सीढ़ी की लंबाई नहीं घटे बढ़ेगी, ये लगातार एक्स लगातार बदलेगा, वाई लगातार बदलेगा, लेकिन सीढ़ी की लंबाई थोड़ी ना बदलेगी, सीढ़ियाँ तो उतनी बड़ी रहेगी ना, ऐसे ऐसे भागती है, इधर दूर होती जाएगी तो इधर डाउन होती जाएगी। इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। 2x बेसिकली ये फिजिक्स है, मैं आपको बताऊं, इज इक्वल टू 0। तो dx बाई dt तो मुझे दिया गया है, x की वैल्यू मुझे दी गई है, y की वैल्यू मुझे दी गई है, बचा क्या है निकालने को, और इसको उधर भेजेंगे तो नेगेटिव में आएगा, और दिख ही रहा है कि नीचे को गिरेगा तो dy बाई dt नेगेटिव में नहीं आएगा। 2 को कॉमन लेके भगा दो, x y की वैल्यू यहाँ डाल दो, dy बाई dt की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि dx अपॉन dt मुझे दिया हुआ है 2, निकल गया, -8/3 मीटर पर सेकेंड। ये था क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। आगे एग्जाम्पल 11 की ओर चलूँ कि छोड़ दूँ, छोड़ देना, एग्जाम्पल 12 पर बात करते हैं, थोड़ी अलग टाइप का सवाल है, बस इसी पर एक सवाल होगा, छोटा सा सवाल है, इसी पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 12 और 13 पर, 11 आसान है, 11 बन जाएगा तुमसे, नहीं आएगा तो बता देना, फिर बता दूंगा, हो गया ना। एग्जाम्पल 12, ए पॉइंट ऑफ लाइट, ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट on a straight road at height A. A boy B meters in height is walking along the road. How fast his shadow increasing if walking away from the light at a rate of c meter per minute. चलो एक काम करता हूँ, इसमें पहले एक न्यूमेरिकल लगाता हूँ तो ये CAB वाला चक्कर खत्म हो जाएगा। इस 12 को लगाने से पहले 13 लगाता हूँ, तो क्या उसमें एक प्रैक्टिकल डेटा पड़ा हुआ है हमारे पास, तो वो डेटा क्या करेगा, तुम्हें कॉन्फिडेंस ज़्यादा देगा। अभी इसको लगाएंगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस गड़बड़ाएगा, उसको लगा के इसको लगाएंगे तब से लग जाएगा। सुनाता हूँ, हाँ, कराए, ए मैन ऑफ 160 सेंटीमीटर टाल, एक आदमी 160 सेंटीमीटर लंबा है, मतलब 1.6 मीटर लंबा है, लंबा है ना। बाहर देखो, गाड़ी मेरी आवाज़ कर रही है, नहीं कर रही है, किसी और की है, जाओ चेक करो। ए मैन 160 सेंटीमीटर टाल वॉक फ्रॉम ए सोर्स ऑफ लाइट सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ पोल एट 6 मीटर हाई, 6 मीटर ऊंचा पोल है, 6 मीटर ऊंचे पोल के टॉप पर एक लाइट लगी है, यही लाइट इसके खोपड़ी से ऐसे निकलेगी तो ज़मीन में शैडो बनती है। हम लोग क्लास 10th में मैच वो पढ़ते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में, तो इसके सिर के ऊपर से लाइट जब पास होगी, बल्ब जला रहेगा खोपड़ी में, तो ऐसे करके ज़मीन में इसकी परछाई बनेगी, यही तो है इसकी शैडो, ये ज़मीन में इसकी शैडो है। शैडो किस वजह से बनती है, हमेशा पीछे से आती हुई लाइट की वजह से यहाँ शैडो बनती है हमारी, देखा ना। इसे दोपहर में शैडो छोटी हो जाती है, शाम होती जाती तो ये नीचे को आता जाता है, जैसे नीचे को आता जाता है आपकी शैडो लंबी होती जाती है, देखा ना। दोपहर में शैडो छोटी होती है, खोपड़ी पर होता है सूरज जैसे जैसे पीछे हमारे जाता है, डाउन होता है, तो ऐसे ऊपर सिर के ऊपर से जाती हुई लाइन लंबी होती जाएगी, शैडो बड़ी होती जाएगी। आदमी कितना लंबा है, 1.6 मीटर, शैडो वो पोल कितना लंबा है, 6 मीटर। क्या हुआ है, हाँ, मैन वॉक कर रहा है, इधर की तरफ इस आदमी इधर को चल रहा है, ये आदमी इधर को चल रहा है, इसके चलने की रफ्तार है 1.1 मीटर पर सेकेंड। तो इस डिस्टेंस को कुछ x ले लिया जाए, बोलो। इस डिस्टेंस को थोड़ी देर के लिए y ले लेता हूँ, और इसने कहा है इधर इसके चलने के, तो ये वाला डिस्टेंस x है, जो ये dx बाई dt है, ये 1.1 है, ये 1.1 है। हाउ फास्ट द लेंथ ऑफ हिज शैडो इंक्रीजिंग व्हेन 1 मीटर अवे फ्रॉम द पोल, 1 मीटर अवे फ्रॉम द पोल।
ये आदमी पोल से कितनी दूर है? 1 मीटर, यानी y की वैल्यू भी मिल गई है। अब हमसे पूछा इसकी शैडो जो है, हाउ फास्ट द लेंथ ऑफ हिज शैडो, इसकी शैडो की लेंथ किस रेट से बढ़ रही है, इसकी शैडो की लेंथ किस रेट से बढ़ रही है। तो इसके इधर चलने की रफ्तार बताई है 1.1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं, तो ध्यान दे लीजिएगा एक लाइन में। ये इधर चल रहा है, तो ये जो शैडो इसकी है वो किस रेट से, शैडो की लेंथ है ना, इसके चलने की रफ्तार है इधर की तरफ, तो इसको मैं डी, हाँ गलत हो जाएगा नहीं तो। ये क्या है, क्योंकि जब इधर को चलेगा तो ये y की वैल्यू बढ़ेगी ना, तो दिस इज द dy बाई डी टी, डी वाई बाई शैडो तो x मेरी पड़ी हुई ना, जैसे जैसे ये इधर की तरफ दूर जाएगा शैडो की लेंथ बढ़ेगी, तो मुझसे dx अपान dt मांगा गया है। dx अपान dt लगा दे सिमिलैरिटी, ये दोनों ट्राइंगल है ना, बड़ा वाला और छोटा वाला, तो बड़े वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर तो छोटका का ट्राइंगल का परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बड़के वाले ट्राइंगल की पूरी लेंथ यानी y प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स कह दूँ, y प्लस एक्स कह दूँ, ज़्यादा बढ़िया है, y प्लस एक्स अपान पूरे बड़े वाले का अपान छोटे वाले का यानी x, क्या कहते हो, ठीक है ना। हम छोटा सा काम कर लें, डिफ्रेंशिएशन तो करना ही पड़ेगा, इक्वेशन हमारी बन चली है, तो अब इक्वेशन को एक टर्म में लाना पड़ेगा, एक वैल्यू के टर्म्स में नहीं लाना पड़ेगा। तो देखो ये क्या हम लेकर आते हैं, हम दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं कुल मिला के एक्स वाई के रिस्पेक्ट में। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 6x 1.6y प्लस, ऐसे लिख दें, ठीक है हो गया, क्या दिक्कत है। इसको इधर ले आओ, 4.4 हो जाएगा क्या, हाँ 4.4 x इज इक्वल टू 1.6, 4.4 को मैं रखता हूँ बाहर, x को डिफ्रेंशिएट करूँगा तो बब्बू क्या बनेगा, 1.6 है, जब बाहर y को डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या बनेगा, dy बाई, मुझसे dy बाई डी टी बताया गया है, बताया गया है ना, तो dx बाई डी टी हमसे मांगा गया है, नहीं मांगा गया है, निकल गया। dy बाई डी टी की जगह क्या कर देंगे, 1.1 से इसको काटेंगे 4 टाइम आ जाएगा, ये नीचे चला गया, 1.6 अपान 4 है, 1 बाई एस 4 को 16 है ना, वही आ गया 0.4 मीटर पर सेकेंड, 0.4 ये भी हो गया। अब इसी का सेम कॉपी है क्वेश्चन नंबर 12, तो हो ही जाएगा, इधर वाले सब हो गए होंगे, 14 में कोई मतलब है नहीं है, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, ये सब फर्जी सवाल हैं। एक्सरसाइज में कौन सा बताना बेटा, 14 और 17 ना, चलो तुरंत बताते हैं 14 और 17। एक्सरसाइज में 14 और 17 काफ़ी सरल सा चैप्टर है, इसमें ज़्यादा पैनिक नहीं है, अब फटाफट लगने वाला टॉपिक है, भी कभी परेशान नहीं करेगा ये। वाटर इज ड्रिपिंग आउट ए टीनी होल एट द वर्टेक्स ऑफ द बॉटम ऑफ ए कोनिकल फनेल। देखो ये सवाल मैंने कल भी बताया इस तरह का, ये कोनिकल फनेल है, आया था कल एग्जाम्पल में एक सवाल, यहाँ पर एक छोटा सा छेद है, इससे इसका लिक्विड बाहर निकल रहा है, जो भी भर रखा है, किस रेट से बाहर निकला है, 4 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब ये क्या है, 4 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हेन द स्लैंट हाइट ऑफ वाटर इज 3 सेंटीमीटर, पानी इसमें भरा है यहाँ तक, तो इसकी जो स्लैंट हाइट यल है वो 3 है, स्लैंट हाइट यल जो है वो 3 है। कैसे तुमने पूरी, तुमसे कहा है पूरा भरा है, स्लैंट हाइट यल इज 3 सेंटीमीटर, फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लैंट हाइट, मुझे स्लैंट हाइट के डिक्रीज होने का रेट चाहिए, एक्स कर दो, अच्छा लगेगा बाद में, ठीक। फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लैंट हाइट इन वाटर गिवन दैट द वर्टिकल एंगल ऑफ फनेल इज 120, वर्टिकल एंगल 120 है तो ये 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60, ठीक। अब हमें बस उतने पता कराना है, तो सुनो अभी तो इसमें फ़िलहाल जब ये 3 सेंटीमीटर है, ये एंगल 60 है, तो हम कहीं ना कहीं से निकाल सकते हैं,
इसे भी बड़े प्यार से निकाल सकते हैं, लगा दें बेस हाइपोटेन्यूज यानी cos 60, 1/2 होता है, इसको हाइट h कह दूँ अपान 3, तो h कितना आ गया। मैं इसकी रेडियस निकाल सकता हूँ, परपेंडी अपन हाइपोटेन्यूज साइन 60 लगा दूँ, परपेंडी अपन हाइपो, परपेंडी को r कहा, हाइपो 3 है, तो r की वैल्यू कितनी हो गई, h मिला r मिला। इसका जो पानी लिक्विड ड्रिप आउट हो रहा है वो इस रेट से हो रहा है। तुमको पता है इसमें पानी भरा होगा तो पनिया का वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम कितना होता है बेटा, πr²h होता है ना। हमें क्या करना है, इसकी रेडियस को, इसकी हाइट को स्लैंट हाइट के टर्म्स में लिखना है, इसकी रेडियस को और इसकी हाइट को सबको स्लैंट हाइट में बना, तभी तो स्लैंट हाइट का रेट निकलेगा। तो अब देखो r का x से क्या संबंध है हमें देखना पड़ेगा, r का x से संबंध, इसको x पहले कहा है हमने तो इसको x कह रहे हैं तो अच्छा लगेगा, नहीं कहेंगे, और इसको मैंने x कहा है तो इसको मैं x कह रहा हूँ। तो h की वैल्यू बताओ कितनी हो गई। बेसिकली मैं आपसे कहता हूँ r की वैल्यू कितनी हो गई x के टर्म्स में, तो आप क्या बोलने वाले हो, वॉल्यूम की एक्सप्रेशन क्या बन गई मुझे बताओ। इसका एक फंडा है जो इसका मर्म है, मैं समझा रहा हूँ, ये जो एक्सप्रेशन होती है इसे सिंगल वेरिएबल में बनाओ, सिंगल वेरिएबल में बनाओ और आंसर पाओ झकाझक। r की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, आपने इसको x कहा था ना, बाद में x की वैल्यू 3 है वो मैं यूज करूँगा, तो कितनी हो गई है, हाँ इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो x² 3/4 सॉरी स्क्वायरिंग हो गई ना पूरे की। h की वैल्यू भी x के टर्म्स में है x/2, बढ़िया लग रहा है। 3 को 3 से खिला दीजिए, π/8 को बाहर लिवा लाइए, यहाँ क्या बचा है। अब आपको पता है अगला एक्शन क्या होने वाला है, दिस इज द dv/dx, dv/dx ये वो तरीका है जिससे इन सवालों को क्रैक किया जा सकता है बहुत आसानी से। π/8 एज ए कांस्टेंट, x³ का डिफरेंशिएशन और x का, आपको पता है dv/dt हमें पता है 4, x की वैल्यू हमें दी गई है 3, यही dx/dt यानी स्लैंट हाइट के डिक्रीज करने का रेट पूछा गया। सारा खेल यहाँ कहाँ टिका हुआ है कि सारे फंक्शन को एक सिंगल उसी वेरिएबल में लाएं जिसके टर्म्स में मैं आंसर लाना है। बोलो अभी भी कोई समस्या है, अभी भी कोई टेंशन है। यहाँ से dv/dt उठा के सजा देना, dx/dt निकलने वाला है जबकि x की वैल्यू 3 है, तो 3 त्रिका 9 त्रिका 27, 27/8 पाई और इधर ये 4 डाल दें क्या सीधा कैलकुलेशन, 4 × 8/27 पाई, जाओ चेक कर लो आंसर 32/27 पाई, क्वेश्चन नंबर 14 32/27 पाई हो गया। और कौन सा था 17, ए मैन इज मूविंग अवे फ्रॉम 40 मीटर हाइट टावर एट ए रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हाँ बताना दो क्या चीज़, हाँ क्योंकि वो माइनस में होता तो वो माइनस में आता, फिर इसको भी तुम्हें माइनस में लिखना है ना, पानी निकल रहा है ना, इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, निकल रहा है, तो यहाँ माइनस लिखते तो अपने आप माइनस में आता, उससे कोई दिक्कत थोड़ी ना है, नहीं समझे। अगर आप इस वैल्यू को dv/dt को भी तो माइनस में लिखते हैं आप, पानी निकल रहा है तो जब ये माइनस में लिखते तो वो माइनस में उबे करता, अपने यहाँ बात खत्म हो गई। एक सवाल और, ए मैन इज मूविंग फ्रॉम 40 मीटर हाइट टावर एट ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द रेट एट विच द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर चेंजिंग। बढ़िया सवाल, एकदम फैंटास्टिक। सुनो कह रहा है, एक आखिरी सवाल आज का, क्या कह रहा है, कह रहा है ए मैन इज मूविंग अवे फ्रॉम ए 40 मीटर हाई टावर। ये टावर है 40 मीटर ऊंचा, ये आदमी यहाँ है, छोटा सा, इस टावर के रेस्पेक्ट इसकी कोई औकात नहीं है, ये इससे दूर जा रहा है, तो पहले ये एंगल थीटा बना रहा होगा। अब जब ये इससे अवे होता जाएगा तो पक्का है ये एंगल डिक्रीज होता जाएगा। तो उसने पूछा है
फाइंड द रेट एट विच द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर चेंजिंग। मुझसे पूछा है डी थीटा अपॉन डी टी बताइए। यस, रेट ऑफ चेंज ऑफ टावर डी थीटा अपॉन, जबकि इसके इधर जाने की रफ्तार 2 मीटर पर सेकेंड है, तो इसको x कह दूँ और x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन जो डी टी है, दिस इज द 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर हो गया, सब मीटर ही है, मीटर में है। फाइंड द रेट एट विच द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज चेंजिंग व्हेन द डिस्टेंस इज 30 मीटर। व्हेन दिस डिस्टेंस इज, वो तो देना ही पड़ेगा ना। आगे, एज्यूम दैट द लेवल ऑफ आई ऑफ मैन इज 1.6 मीटर। चलो साला खेल बिगाड़ दिया पूरा। आदमी की जो आँख का लेवल है वो 1.6 मीटर है। सारा खेल अब नए सिरे से शुरू होगा। पहले पूरा सवाल हमें पढ़ना चाहिए था, पहले हमें पूरा सवाल पढ़ना चाहिए था। कोई बात नहीं, अब पढ़ लेंगे। 30 इसी को x का है। अब आगे आगे जाएगा तो एंगल तो तब भी बदला जाएगा ना। ये आई का लेवल केवल बदला है और थोड़ी ना कुछ बदला है। यही 1.46 कम हो जाएगा 1.6। हाँ यस, तो कह रहा है थीटा बताओ, थीटा का रेट क्या है, तो बस निकालता हूँ एक लाइन में, तुरंत आएगा। सुनिएगा, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन tan में होता है। परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन हमने फिलहाल तो अभी से x कहा है। हाँ, उसमें एक 1.6 कम कर दो तो क्या बचा 38.4। तो tan थीटा इज इक्वल टू 38.4 अपॉन x। यस श्योर, हमें तो थीटा का रेट पूछा है। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफ्रेंशिएट दिस रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। व्हाट सेक स्क्वायर थीटा पढ़े लिखे हो, इच्छा आपकी, ज़िंदगी आपकी है, किताब आपकी है, कापी आपकी है, कैलकुलेशन आपका है, जो करे मिलिए। अब आप आगे बढ़िए। मुझे डी थीटा अपॉन डी टी की ज़रूरत है, मतलब सेक थीटा होना चाहिए। अब सेक थीटा तो हो ही जाएगा ना, जब इसको थीटा कहा है तो सेक थीटा हो जाता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, तो ये तो 30 है ही, ये आराम से निकल जाएगा। भयानक कैलकुलेशन गंदे तरीके से, लेकिन निकल जाएगा। सेक थीटा निकलेगा नहीं निकलेगा। डी थीटा अपॉन डी टी पूछा गया है, एक्स की वैल्यू फिर यहाँ 30 रख देना, नीचे बैठा देना, और डी एक्स अपॉन डी टी भी तो हमें बताया गया है। ये मेरे पास है, ये मेरे पास है, सेक थीटा में निकाल लूँगा। बचा क्या है, निकालूँ क्या? आंसर रेडियन पर सेकंड में आएगा। रेडियन अगर सर हम थीटा को समझ रहे तो उसको tan इनवर्स बना देते हैं, tan इनवर्स बना दो, डिफ्रेंशिएशन आसान हो जाएगा। अगर आप इसी में थोड़ी देखें, पांडे जी एक स्ट्रैटेजी दे रहे हैं, अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। आप कह दिए थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 38.4 अपॉन एक्स, कोई बुराई नहीं है। देखो इसमें दुश्वारियाँ क्या आएंगी, हमारा काम तो हो गया, डी थीटा अपॉन डी टी हमें चाहिए था, इसको टी मानना पड़ेगा। tan इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का, दोबारा इसे डिफरेंशिएट करने जाएंगे। हाँ, तो कुल मिला के घूमोगे वहीं बेटा, ज़्यादा कलाकारी ना करो। ये बाहर बैठेगा, x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन आप जानते होंगे कितने होने वाला है, -1 x की पावर -2, और दोबारा करना है dx बाई डी टी। तो dx बाई डी टी मेरे पास है, x भी मेरे पास है, x को यहाँ भी बैठाना वो मेरे पास है, तो डी थीटा अपॉन डी टी निकला। वही को तुम्हारा जो सेक थीटा है भाई, यही तो सेक थीटा, टोपा ही होगा। ठीक है, अच्छी बात है, हो गया ना, क्लियर हुआ? तो ये थे तुम्हारे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के कुछ सवाल। आज इसे कर लो ख़त्म, और जब ये काम ख़त्म हो जाए तो कल फिर हम लोग एक नई कहानी पर आते हैं जिसका नाम दिया गया है
अभी अप्रॉक्सीमेशन तुम्हारे सिलेबस से बिल्कुल पूरी तरह से हटा दिया गया है, इसलिए अप्रॉक्सीमेशन पर कोई बात नहीं करूँगा मैं। आगे रोल थ्योरम और लैग्रेंज थ्योरम है हमारे पास। एक 5 मिनट का लेक्चर होगा, उसमें रोल थ्योरम लैग्रेंज थ्योरम आगे बढ़ा देंगे। कल अपनी डाउट भेज देना सभी लोग, ठीक है। 25